Good morning to all of you. Today we are starting with the question number 26 of exercise 9.3 and the question is क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है हमारे पास कि भाई कह रहा है कि अगर आपको दो नंबर इंसर्ट करने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंसर्ट टू नंबर्स between 3 and 81 so that resulting sequence is GP. Resulting sequence is GP. ठीक है ना। ये बताना है कि अगर किसी दो नंबरों के अंदर 3 और 81 के अंदर हमें दो नंबर इंसर्ट करने हैं इसके बीच में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो वो दो नंबर क्या हों और जो हमारा जो दो नंबर इंसर्ट करने के बाद जो आंसर आए वो जीपी में हमारा सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से करने, यानी कि 3 और 81 के, यानी कि ए आपको दे दिया 3 एंड भाई दो नंबर अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो 81 कौन सी टर्म हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो A4 आपको दे दिया 81। A4 का मतलब क्या होता है भाई, A4 इक्वल टू 81 का मीनिंग क्या होगा, आपको मिल गया इसका मतलब दिस इंप्लाइज AR क्यूब आपके पास आ गया 81, है ना भाई। AR क्यूब क्या आ गया आपके पास, 81 आ गया। अब A की वैल्यू आपके पास वैसे ही है, यानी कि A है आपके पास 3R क्यूब इक्वल टू 81 हो गया, या फिर हम बोले कि R क्यूब इज इक्वल टू 27 हो गया, या R की वैल्यू R क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब बनकर R की वैल्यू बन जाएगी यहाँ 3। R की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक, A की वैल्यू दे रखी थी, R की वैल्यू आ गई है, तो सेकंड टर्म क्या होगी, A2 होगा आपका AR, यानी कि यहाँ जाएगा आपका 9, और A3 क्या बन जाएगा आपका AR स्क्वायर, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा 27। तो यानी कि therefore the resulting sequence आपके पास बनेगा 3, 9, 27 एंड 81, आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। क्लियर है सभी को? बताइए भाई, समझ में आया? बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मैट्रिक मीन, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एक नई चीज आएगी अब हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ये न्यू चीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि अगर किसी भी दो नंबर का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, किन्हीं भी दो नंबर का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो उसका सिंपल आंसर बनता है कि आप उसका आंसर बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी। क्या आंसर आएगा उसका, स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी। किन्हीं भी दो नंबर, यानी कि अगर A और B का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसकी वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, जैसे मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन। चलो अर्थमेटिक मीन को भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन हमारा क्या था कि कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन हमारा होगा a प्लस बी बाई टू। क्या पढ़ा था हमने, अरिथमेटिक मीन हमारा आया था a प्लस बी बाई टू। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखने वाली है कि ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एंड अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई टू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू
ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी है, सो दैट an plus 1 plus bn plus 1 upon an plus bn equal to geometric mean of a and b। ये गिवन कंडीशन आपको दी हुई। ठीक, तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई उसने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमने इक्वल दे दिया, आपको दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अगर हमने इक्वल दे दिया, जो कि बना आपका an प्लस वन बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन, इसके बराबर अगर हम दे देते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू लिखोगे सबसे पहले। तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बता दिया, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। तो यहाँ आप लिखोगे ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस वैल्यू के आने से क्या होगा, इस वैल्यू के आने के बाद आप क्या करो, इसको यहाँ पर अपॉन में वन लेकर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, और यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ए एन प्लस बी एन, ये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे, आप अब करेंगे ब्रैकेट ओपन। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अगर आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, इस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ हो जाएगा जब ए एन से मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की, तो क्या बनेगा, ए एन प्लस हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एन प्लस हाफ, यही बनेगा। क्योंकि हमारा मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा, ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ, और जब वो मल्टीप्लाई होगा ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, जब वो मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होने की वजह से ए की पावर एन के साथ ए की पावर हाफ ऐड हो जाएगी और स्क्वायर रूट ऑफ बी एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पर भी आपका बी की पावर एन के साथ जब बी की पावर हाफ मल्टीप्लाई होगी तो बी एन प्लस वन हाफ रह जाएगा और स्क्वायर रूट एज इट इज रह जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको पूरी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। यहाँ आप लिखो ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस हाफ, या बी हाफ माइनस ए हाफ बी एन प्लस वन हाफ इक्वल टू जीरो। कर लेंगे इतना सभी, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसके बाद देखिए, आप इसमें और इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं आप, एन प्लस वन हाफ कॉमन ले सकते हैं। भाई ये जो ए एन प्लस वन है, इस पावर जो ए एन प्लस वन, इधर देखिए, जो ए एन प्लस वन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन प्लस हाफ लिख सकते हैं ना। भाई एक को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ प्लस हाफ ले सकते हैं, और इसको भी अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से लिखें तो ए एन प्लस हाफ इंटू ए हाफ लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से भी हम देखें तो इनमें से फिर ए एन प्लस हाफ में से अगर ए एन प्लस हाफ कॉमन आ जाएगा फिर, ठीक है, तो यहां से आपका कॉमन आ जाएगा ए एन प्लस हाफ, अंदर क्या रह जाएगा, ए हाफ माइनस बी की पावर हाफ। बिल्कुल ठीक, सिमिलरली हम बी एन प्लस वन में भी यही काम करेंगे। तो यहाँ आपका बी एन प्लस हाफ आपका कॉमन आ जाएगा,
और यहां बन जाएगा आपका बी हाफ माइनस ए हाफ इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया सभी को? रिस्पॉन्स किया फटाफट। अगर यहां तक दिक्कत है तो पहले मैं यहां तक को समझाऊंगा दोबारा से। अगर यहां तक क्लियर है तो बताइए। क्लियर है सभी को यहाँ पर? जल्दी बताइए सर। रिपीट, ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। भाई क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, ये जो वैल्यू है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करके यहाँ तक आ गए। फिर इसको सारी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब मैंने क्या बताया आपको, जो ए एन प्लस वन है, ए एन प्लस वन है उसको लिखो आप ए एन प्लस हाफ, क्योंकि वन को आप लिख सकते हो हाफ प्लस हाफ। अब इसको कैसे लिखोगे? हाफ प्लस हाफ को ए एन प्लस वन हाफ इंटू ए हाफ, यानी कि जो आपका ए एन प्लस वन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ए की पावर एन प्लस हाफ इंटू ए की पावर हाफ। तो यहाँ पर करो उसको ए एन प्लस वन की जगह। तो यानी कि ए एन प्लस हाफ और इस वाली टर्म में ए एन प्लस हाफ कॉमन निकाला जा सकता है, तो ए एन प्लस हाफ तो कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा? फिर ए हाफ बचा, तो ए हाफ लिख दिया। यहाँ पर कितना बचा? बी की पावर हाफ, यहाँ बी की पावर हाफ लिख दिया। सिमिलरली हमने ये सेम स्टेप हमने दूसरे वाले में भी करा है। ठीक है, दूसरे वाले स्टेप में भी कराई हमने कि यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इसमें भी हम बी एन प्लस हाफ कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा बी की पावर हाफ और माइनस ए की पावर हाफ। आया समझ? ठीक है। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास अगर इस वाले ब्रैकेट में अगर हम माइनस कॉमन ले ले, इस वाले ब्रैकेट में अगर हम माइनस कॉमन ले ले बेटा, तो यहाँ ए एन प्लस हाफ और ए हाफ माइनस बी हाफ, और यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी एन प्लस हाफ ए हाफ माइनस बी हाफ और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ, और यहाँ आ जाएगा ए एन प्लस हाफ माइनस बी एन प्लस हाफ। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया सभी को? भाई यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ए हाफ माइनस बी हाफ बन जाएगा, और दोनों ब्रैकेट कॉमन होकर अंदर आ जाएगा, मतलब ए एन प्लस हाफ माइनस बी प्लस हाफ इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होने वाला है कि अगर आप, बिल्कुल ठीक, अगर आप यहां ध्यान दीजिए अब अगले स्टेप में कि ए हाफ माइनस बी हाफ उधर जाएगा तो 0 के पास जाकर वो 0 हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास बचेगा ए एन प्लस हाफ माइनस बी एन प्लस हाफ इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको ए एन प्लस हाफ इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी एन प्लस हाफ आ जाएगा इक्वल टू बी एन प्लस हाफ। ठीक है। दूसरा, और देखिए और क्या करें इसमें, और देखिए इसमें ये जो बी एन प्लस हाफ है आपका, ये इधर मल्टी इधर है तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए बाय बी, और दोनों की पावर सेम है, डिवाइड करेगा तो पावर क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी, और यहाँ रह जाएगा 1। ये और बताइए, स्टेप समझ में आया सभी को? भाई अगर इस b को मैं इधर ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड तो डिवाइड होगा, और n प्लस हाफ दोनों की पावर सेम है तो कॉमन हो जाएगी। ये स्टेप समझ में आया सभी को? इस पे और बताइए भाई, ये इधर ले जाकर उसको, ठीक है, वेरी गुड भावना, ओके बेटा। अब इस वन को, वेरी गुड खुशबू, इस वन को क्या कर सकते हैं हम भाई? ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया। वन को क्या कर सकते हैं? वन को हम लिख सकते हैं ए बाय बी की पावर 0। वन को हम क्या लिख सकते हैं? ए बाय बी की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग पावर टू 0 इज 1 होता है। अगर हम किसी की पावर भी 0 कर दे, वो हमेशा क्या रहेगा? आपका वैल्यू 1 रहेगा। तो यानी कि ए बाय बी एन प्लस हाफ बराबर हो गया ए बाय बी पावर 0 के।
ठीक है, a बाई बी पावर 0 के बराबर हो गया। अब इसमें देखिए कि जब आपको पता है कि एनीथिंग पावर टू 0 1 होता है और यहाँ पर a बाई बी की दोनों बेस सेम है, यहाँ भी a बाई बी है, यहाँ भी a बाई बी है, तो जब बेस सेम होते हैं LHS और RHS में, तब उनकी पावर कंपेयर की जा सकती है। तो यहाँ अगर हम पावर कंपेयर करें तो n प्लस हाफ जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो n प्लस हाफ जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज n की जो वैल्यू बनेगी, जो इसने स्टार्टिंग में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस हाफ। वेरी गुड अंकित, n की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी माइनस हाफ। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को हम इसमें कंप्लीट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमें तो कल अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का कि ये कह रहा है कि इफ ए एम, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको अगर ए एम आपको दिया गया है 8 एंड जी एम आपको दे दिया भाई, जी एम आपको दे दिया है 5, तो आपको एंड ए एम एंड जी एम आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो वो कह रहा है कि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर किसके ये रूट बनते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है अगर ए एम एंड जी एम आर दी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, और जहां पर उनकी वैल्यू ये दे रखी है, तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी वो निकालिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे सिंपल बनता है भाई। ए एम का मतलब क्या होता है, ए एम का मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग हो गई है, अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन मतलब ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 8, यानी कि यहां से आप a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 16। और ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 25 आ जाएगी। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 25 आ जाएगी। अब आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये ए और बी क्या है, उन्होंने बोला है ए और बी क्या है, रूट्स है। तो यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखोगे तो कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। पढ़ा था ना आपने ये 10th क्लास में, कि अगर हमें सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो उसका सम ऑफ रूट्स यहाँ आता था प्लस ए बी इक्वल टू 0। याद आया या नहीं आया, पहले ये बताओ, ये चीज याद आई आपको या नहीं आई। जो सम ऑफ रूट्स हमारा होता था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिखना होता था तो हम इस तरीके से उसको इक्वेशन को लिखते थे। बिल्कुल ठीक है, याद आ गया तुम्हें। तो यहाँ पर बस अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने को बोला था, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई, 16 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास रिक्वायर्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। जो a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली थी और ए बी की वैल्यू निकाली थी, उसने कहा था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो इस तरीके से आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसके जो रूट्स बनेंगे वो ये बन जाएंगे। ठीक है भाई। ₹500 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप 500 रुपए बैंक में जमा कराते हो 10 साल के लिए, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 500 है, टाइम आपको 10 ईयर दे दिया। आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका वो 10% है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि 10 साल में वो 500 रुपए आपके कितने हो जाएंगे। चलो साथ साथ करो आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 2 मिनट देता हूं मैं आपको, बनाओ इस क्वेश्चन को।
आप एक तरीके से सोचो, 10% अगर एनुअली लग रहा है तो पहले 500 थे, फिर 550 हो जाएंगे। तो अगर आप और 550 के बाद फिर इस पे 10% जोड़ दो, ठीक है ना। इसमें अगर आप फिर 10% जोड़ दोगे 550, तो क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो आप कैसे निकालोगे, 550/500 करके, यानी कि 1.1 आपकी जो बनेगी कॉमन रेशियो बनेगी, ठीक है ना। और ए आपका इसमें है 500, एन इसमें दे दिया 10 ईयर, मतलब 10, आया समझ में। एन आपको क्या दे दिया, इसमें 10 दे दिया। 10 बनेगा स्टार्टिंग में 500, 10 साल बाद तो 11 साल बन जाएंगे, एन की वैल्यू बनेगी 11, एन की वैल्यू बनेगी 11, 10 साल बाद में, स्टार्टिंग का साल तो हमारे पास 500 रुपये थे ही, नहीं, हाँ 11 बन जाएगी एन की वैल्यू, तो यहाँ पर 11 टर्म बनेगी, सॉरी वो 11 टर्म जो कहलाएगी वो हमारी 10 साल बाद की टर्म कहलाएगी, ठीक है ना। 11 टर्म जो होगी वो हमारी 10 ईयर्स आफ्टर कहलाएगी। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें हम अपना सीधा, भाई AR(n-1), तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 500, 1.1 एंड पावर 10, ये हमारा सीधा वैल्यू बन जाएगा, जिसमें हमने जीपी यूज करा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना था इसमें, ठीक है ना। सीधी सी बात है हमारे भाई, अगर हमारा पहला साल 500 का है तो दूसरा साल 550 का होगा, तो कॉमन रेशियो निकाल लो वहां से, 1.1 बन जाएगी। और आपको 10 साल बाद की उसने पूछा था कितने पैसे होंगे, तो यानी कि आपको 11 टर्म निकालने को बोला था उसने, तो एन की वैल्यू 11 हो जाएगी। ए एन का फॉर्मूला ये होता है निकालने का, यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। आया समझ भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन ये। बताओ भाई बच्चों, आया समझ में भाई क्वेश्चन ये। भैया उसने बोला था भाई कॉमन रेशियो देखो सिंपल थी, हमारे पास पहली टर्म 500 रुपए की थी तो दूसरी 550 की बनेगी, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, वो हमारा 1.1 आ गया। फिर उसने बोला था 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद हमारी टर्म कौन सी होगी, 11 टर्म होगी जीपी के हिसाब से, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। ए हमारा 500 हो गया, आर हमारा 1.1 हो गया, तो हमें क्या निकालना था, 11 टर्म निकालना था, तो AR(n-1) बना, ठीक। अब 500 × 1.1 की पावर 10 हमारा क्या बन गया, 10 साल बाद वो कितने पैसे उसके पास हो जाएंगे। तो जीपी से भी हम निकाल सकते हैं, बजाय हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए। आया समझ। ठीक है, भावना को क्लियर है भाई, वेरी गुड, पायल को भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया रिस्पॉन्स है।